तो सोचिए, भारत में हम हमेशा क्या सुनते आए हैं? जनसंख्या नियंत्रण, राइट? हम दो, हमारे दो। लेकिन क्या हो अगर कोई राज्य सरकार आपसे कहे कि नहीं, आप और बच्चे पैदा कीजिए, हम आपको नकद इनाम देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आंध्र प्रदेश में आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज के इस खास विश्लेषण में हम इस बिल्कुल उल्टी और चौंकाने वाली नीति को डीकोड करने वाले हैं। आखिर इसके पीछे का गणित क्या है और इस पर इतनी तीखी राजनीतिक बहस क्यों छिड़ गई है? चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से 3 चीजों पर बात करेंगे। पहला, ये चौंकाने वाला नीतिगत बदलाव आखिर है क्या? दूसरा, डेमोग्राफिक डिलेमा, यानी इसके पीछे का असली जनसांख्यिकीय संकट। और तीसरा, इस पर आ रही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक चौंकाने वाला नीतिगत बदलाव, नियंत्रण से विस्तार तक। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ये वही नेता हैं जिन्होंने अतीत में खुद कहा था कि उन्होंने परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग की दिशा में काम किया है। लेकिन अब उनका नजरिया बिल्कुल बदल चुका है। अब उनका कहना है कि बच्चे हमारी संपत्ति हैं। मतलब जो नेता पहले छोटे परिवारों की वकालत करते थे, वो अब खुलेआम बड़े परिवारों को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो भी सीधे नगद प्रोत्साहन के साथ। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इनाम है कितना? अमाउंट है पूरे 30,000 रुपए। सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी परिवार में तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें तुरंत 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सोचिए, सीधे तौर पर लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये आंकड़ा 40,000 रुपए तक पहुंच जाता है। जी हां, अगर कोई परिवार चौथे बच्चे का स्वागत करता है तो ये इंसेंटिव बढ़कर सीधे 40,000 रुपए हो जाता है। दशकों से हम भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म यानी 2 बच्चों के आदर्श को मानते आए हैं, लेकिन ये नीति उसे पूरी तरह से तोड़ रही है। ये सच में एक बेहद आक्रामक या कह लीजिए अग्रेसिव इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जनसांख्यिकीय दुविधा, या यूं कहें कि इस पैसे के पीछे का असली गणित क्या है। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। पॉपुलेशन साइंस में यह सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है, और मान के चलिए मुख्यमंत्री का यह पूरा फैसला इसी एक मीट्रिक के इर्द गिर्द घूम रहा है। और यहां एक जादुई आंकड़ा आता है, 2.1। इसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। मतलब अगर आपको अपनी आबादी को बिल्कुल स्टेबल रखना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो आपकी TFR 2.1 होनी ही चाहिए। अगर ये रेट 2.1 से नीचे खिसक जाए तो आगे चलकर युवाओं की संख्या कम होने लगती है और बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगती है। और मुख्यमंत्री का यही मानना है कि आंध्र प्रदेश में इस 2.1 के लेवल को बनाए रखना अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? मुख्यमंत्री ने इसके 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला, बढ़ती आय। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने का विकल्प चुन रहे हैं। दूसरा कारण थोड़ा अजीब है, लेकिन एक सामाजिक सच्चाई है। कई परिवार दूसरे बच्चे की प्लानिंग तभी करते हैं जब उनका पहला बच्चा लड़की हो। और तीसरी, सबसे डरावनी चेतावनी है दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का हाल। वहां घटती फर्टिलिटी रेट ने बुजुर्ग आबादी का भयंकर संकट पैदा कर दिया है। वहां काम करने वाले युवाओं की भारी कमी है। और नायडू बस यही चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे देश को, और खासकर उनके राज्य को, इन देशों वाली गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, राजनीतिक प्रतिक्रिया। क्या ये कोई ध्यान भटकाने की चाल है या कोई सोची समझी जनसांख्यिकी रणनीति? जैसा कि आप सोच सकते हैं, इस घोषणा के बाद विपक्ष पूरी तरह से हैरान रह गया। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम का ही रिएक्शन ले लीजिए। उन्होंने NDTV की रिपोर्ट देखी और X पर बस एक ही शब्द लिखा, सीरियसली? यानी सच में? बस ये एक शब्द ही उस अविश्वास को बताने के लिए काफ़ी है जो कई नेताओं को महसूस हुआ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के समय में कोई सरकार सच में ऐसा कदम उठा सकती है। लेकिन कुछ नेताओं को इसमें एक गहरी राजनीतिक मंशा नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट उठाया है। उनका कहना है कि भविष्य में लोकसभा सीटों के परिसीमन की चर्चा चल रही है। ऐसे में दक्षिण भारत के राज्यों में ये डर बैठ गया है कि अगर उन्होंने अपनी जनसंख्या कंट्रोल कर ली तो संसद में उनकी सीटें ही कम हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कैसे एक राज्य की डेमोग्राफिक नीति सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति और सत्ता के खेल से जुड़ जाती है।
दूसरी तरफ राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस का नजरिया बिल्कुल अलग है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कार्तिक येल्लाप्रगदा ने तो इसे सीधे तौर पर एक हताश राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उनका तर्क बड़ा सीधा है। उनका मानना है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह फेल रही है और अब बस जनता का ध्यान भटकाने के लिए बिना किसी ठोस बजट या फाइनेंशियल प्लानिंग के ऐसी ड्रामेटिक घोषणाएं कर रही है। तो अब हम एक दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ घटती फर्टिलिटी रेट और भविष्य में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी का असली डर है, और दूसरी तरफ संसद में प्रतिनिधित्व छीनने की चिंता और विपक्ष के ध्यान भटकाने वाले आरोप हैं। तो ये पूरी स्थिति हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करती है। एक इतने बड़े देश को स्थानीय जनसांख्यिकी चिंताओं और राष्ट्रीय जनसंख्या रणनीतियों के बीच आखिर कैसे संतुलन बनाना चाहिए? क्या हर राज्य को अपनी नीतियां खुद तय करनी चाहिए या फिर पूरे देश के लिए एक कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए? यह सच में एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।